नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में नमस्ते सर। आज का हमारा टॉपिक है, आज थोड़ा सा अलग कल्प है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का कल्प है और शास्त्रों में इसका वर्णन मुझे मिला और काफी अलग लगा इसका नाम। एक्चुअली मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है, बट मुझे लगा कि ये हमारे इस संभाषा सत्र से रिलेटेड है और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा वाला कल्प है। हम जिस प्रकार से इसको, ये देखिए, ये मुख्य रूप से जो हमारा तरुणी कुसुमाकर नाम का ये कल्प है। तरुणी कुसुमाकर, जैसे ये एक पुरानी इसमें का ये रेफरेंस है। एक्चुअली ये एक हमारी ग्रंथ है, किताब है, सिद्ध मणिमाला करके। तो इस सिद्ध मणिमाला से इसको डिस्क्राइब किया गया है और कुछ कंपनियां इसको बनाती भी है। और इसी श्रेणी में इसको हमने देखा कि ये मुख्य रूप से इट इज अ मेडिसिन। ये विबंध की मेडिसिन है, यानी कॉन्स्टिपेशन, मलावस्तंभ जैसे व्याधियों के लिए ये बहुत ही अच्छे से कार्य करने वाली मेडिसिन है। तो इसका नाम है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण। अभी देखिए, इसका नाम तरुणी दिया है और कुसुमाकर और चूर्ण, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नाम इसको क्यों दिया गया होगा। क्या मतलब एक प्रकार से इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हर एक नाम के पीछे कुछ निश्चित रूप से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। ये इसी प्रकार से मुख्य करके सभी प्रकार के कब्ज और बवासीर, अपचन, अजीर्ण, पेट दर्द, गैस, ऐसे सभी व्याधियों के लिए एक बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन के रूप में है। और इसीलिए कब्ज के लोगों में हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद ऐसी है। इसके कंटेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये पूर्णतः मतलब अच्छी इसके कंटेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। एक मुझे लगा कि एक मतलब ऐसे सारे जो कंटेंट्स है जो मुख्य रूप से आम पाचन, लाइक जीरा है, इसमें एक एक करके मैं बताती हूँ कि क्या क्या कंटेंट्स है। तो इसमें है गुलाब की पंखुड़ियां। तो गुलाब की पंखुड़ियां इसमें होने के कारण इसको तरुणी, इस प्रकार से तरुणी कुसुमाकर इस प्रकार से संबोधन किया है। फिर सेंधा नमक है। सेंधा नमक स्त्रोतसों से आम को निकालने के लिए, क्लेथ को विलयन करने के लिए और टेस्ट सेंसेशन को रुचि बढ़ाता है सेंधा नमक। और आम का पाचन भी काफी अच्छा करता है। काला नमक भी है इसमें। इसमें दो प्रकार के जीरक डाले गए, एक तो सफेद जीरा डाला गया है और दूसरा है काला जीरा। इसमें इसी प्रकार से यवक क्षार डाला गया है। अभी जिन लोगों में क्षार चलता नहीं, उसको थोड़ा सा इसमें परहेज करना पड़ेगा, बट हमारे काफी सारे पाचन के ऐसे कल्प है जिसमें कि यवक क्षार डाला गया है। नेक्स्ट इसमें है हरितकी। हरितकी भी पाचन बहुत अच्छा करती है। शुंठी, काली मिर्च, पिपली और इलायची। तो इस प्रकार से ये सारे कंटेंट्स इसमें थोड़ा सा मतलब पहला जो कंटेंट है, ये सेना इसमें डाला गया है, जो कि मुख्य रूप से एक लाइक सनाय करके जो आता है ना, ये मुख्य रूप से केसिया जिसको बोलते हैं, ये रेचक है। और ये पाचक अग्नि की रक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, हिपैटोप्रोटेक्टिव, पेरिस्टाल्टिक, सभी सभी काम ये सेना करता है। और सेना हम काफी हद तक यूज करते हैं विरेचन के लिए। ये सेना थोड़ा सा कड़वा होता है और लघु तीक्ष्ण भी है और इसका मुख्य काम रेचन है। हरितकी के बारे में हम सभी जानते हैं कि हरितकी तो हर मायने में काम करती है। आप कहीं पर भी यूज करिए, बच्चों से लेकर वृद्धावस्था। श्वेत जीरा, ये सफेद जीरा जो होता है ना, ये भी इसका मुख्य गुण है कि जहां पे आंतड़ों में ऐठन होती है ना, जो पेशेंट बताते हैं कि मुझे मरोड़ कर मल हो रहा है, पेशाब में भी तकलीफ है, या ऐठन हो रहा है, जकड़ाट हो रहा है, मल ठीक से आता नहीं है, या अपचन हो रहा है, ऐसे में ये वात शमन और इस ऐठन को कम करने के लिए और थोड़ा उत्तेजक है। और जीरा ये एंटीसेप्टिक भी काम करता है। तो जहां पर आपको लगता है कि स्टमक इन्फेक्शन है या फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया है, कुछ बाहर का खाने में आ गया, तो पेशेंट आता है कि नहीं नहीं मुझे अभी अपचन हो गया, मैंने कल बाहर खाया था, ऐसे में ये श्वेत जो जीरा है बहुत अच्छा काम करेगा।
फिर बाकी जो रेगुलर वाला जीरा होते हैं वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है। इसमें काली मिर्च डाली गई है। काली मिर्च ये भी एक प्रकार से इन्फेक्शंस या फूड इन्फेक्शंस या कुछ कुछ बासी खाना खाया, बाहर का खाया, अपचन हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया, इससे से भी होता है, तो ये भी इस प्रकार से काम करता है। ये भी ऑलरेडी लाइक गैस बनना, अजीर्ण, डकार की शिकायत जिन लोगों में होती है, कफ, कभी कभी कफ भी बढ़ जाता है, ऐसे में भी काली मिर्च काफी सुंदर काम करती है। इसमें जो नेक्स्ट कंटेंट है यवक्षा। यवक्षा उष्ण है थोड़ा, बट ये वात के लिए भी चलेगा, कफ के लिए चलेगा। पित्त प्रकृति में क्षार का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि पित्त प्रकृति में ऑलरेडी थोड़ी उष्णता होती है। नेक्स्ट है शुंठा। शुंठी तो बिल्कुल गर्म होती है, तासीर इसकी तो पित्त तो बढ़ा देती है, तो पित्त वालों को नहीं देंगे हम लोग इसको। तो ये कफ और वात के लिए अच्छी मानी गई है, और ये भी बहुत ही अच्छे से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा पर काम करती है, आम को हटाती है, रुचि लाती है, ज्वर के लिए या बुखार के लिए बाद में जो एक वो होता है ना, हमें भूख बढ़ाने के लिए कुछ देना होता है, तो उसमें ये काम करती है। पिपली है इसमें नेक्स्ट कंटेंट। पिपली भी थोड़ी सी गर्म है वैसे, बट इसका विपाक मधुर होता है। और पिपली ये भी कृमिनाशक है, एनाल्जेसिक है, वात का शमन करती है, कफ के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। बट इसी के साथ वात के विकारों में भी जहाँ पे कुछ पेन जैसे सिम्टम्स होते हैं, गठिया है, लकवा हो गया, और फिर जैसे जोड़ों का दर्द है, इसके लिए भी ये पिपली काम करती है। बट इसमें दो तीन कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि पित्त प्रकृति के लोगों को नहीं चलते हैं। इलायची है। इलायची भी कफ शमन करती है। इलायची एक्चुअली कफ, सारे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ऐसे विकारों में ज्यादा यूज करते हैं, बट ये यहाँ पर कफ शमन, वात, एक वात शमन, त्रिदोष इसी प्रकार से भी काम। तो ओवरऑल इसके जो कंटेंट्स है ये सारे मैंने बता दिए, और ये कंटेंट्स कैसे काम करते हैं ये सारा हमें लेना है। इसको, इन सभी सामग्रियों को, इसमें सनाई जो है वो ज्यादा है, 12 ग्राम लेना है, और बाकी सारे गुलाब की पंखड़ियों से लेकर सारे जो कंटेंट्स है इसको हमें 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना है। ओके, तो ये जैसे हमने इसको ले लिया और इसको सभी को मिक्स करके इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर हमने ये चूर्ण बना दिया। अभी कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, तो मैंने जैसे बताया आम भाषा में ये कहीं पर भी अपचन, पेट दर्द, मरोड़, अवस्ठंभ, कब्ज, क्रॉनिक कब्ज, या कुछ केसेस में जैसे वात की प्रकोप के कारण जैसे अनाह, पेट फूल रहा है और कुछ कटिशूल है, पैरों में दर्द है, यहाँ पर भी अगर आप ये तरुणी कुसुमा को चूर्ण देते हैं ना, थोड़ा सा विरेचन, वात का अनुलोमन हो जाता है ना, तो काफी पेशेंट को राहत मिलती है। इसमें थोड़ा सा क्षार है, इसीलिए पित्त बहुत ही ज्यादा सुकुमार व्यक्ति में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये एक प्राकृतिक विरेचक द्रव्य है, टोटली हर्बल विरेचक द्रव्य आप इसको कह सकते हो। इसी के साथ जो लोग शिकायत करते हैं कि भूख ठीक से नहीं लग रही है, उनमें भी ये पाचक एंजाइम्स के स्रावों को बढ़ाने के लिए काम करता है। और जैसे क्योंकि इसमें लवण है, जीरक है, शुंठी डाली गई है, और इसीलिए जहां पर जैसे पोस्ट फीवर, पोस्ट डिसीज, कोई भी अगर किसी व्यक्ति को किसी बीमारी से वो जूझ कर आया है और उसके बाद में वो बोलता है कि भूख नहीं लग रही है या कुछ हल्का मतलब थकान सी लग रही है, तो उसमें भूख बढ़ाना हमारा काम होता है। तो पाचन क्रिया में सुधार लाने के लिए ये तरुणी कुसुमाकर चूर्ण हम यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से पाचन में सुधार लाता है। जो लोग हमेशा से शिकायत करते पेट में गैस है, और गैस और मरोड़ भी है, उनमें बच्चों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम थोड़ा सा इसकी खुराक कम करेंगे, वहां पर दीजिएगा। कब्ज में तो देना ही है, इसी संबंधित बीमारियों के लिए। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केसेस में भी आप इसको दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुख्य रूप से थोड़ा सा इसमें सेना डाला गया है ना, उसीलिए फिर लाइक थोड़ा सा विरेचन हो सकता है। तो उस बस उसको हम लोग संभल कर इसका हमें उपयोग करना होगा। बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निश्चित उचित अच्छे तरीके से वात का शमन करता है, और इसीलिए वात के सभी विकारों में और वात से रिलेटेड अगर कोई व्याधि हो उसमें हम जरूर यूज करेंगे। अभी स्त्री रोगों में कहाँ पर यूज करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्त्री रोगों में जहां पर कफवात जनित ग्रंथि, अर्बुद, जहां पे हमें विरेचन करना है, या पीसीओडी जैसी समस्या है, वहां हम ये दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी सुरक्षित है।
उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहां तक इसको मैंने देखा है यूज करते हुए। और ये मुख्य रूप से ना पेट की बीमारियों के लिए ही है। पेट अगर ठीक है, जैसे हमने अग्नि को हमारे मूल माना है, रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, तो वहां इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ये सूतिका जन्य सभी प्रकार की छोटी मोटी तकरार होती है ना सूतिका अवस्था में, तो हम लोग दशमूलारिष्ट, प्रताप लंकेश्वर वगैरह देते हैं। इसमें भी सौभाग्य शुंठीपाक वगैरह चलता है, तो ये भी उसमें दिया जा सकता है। कई बार वात प्रकोप के साथ आर्तो विकृतियां या इनफर्टिलिटी में भी कहीं ना कहीं वात प्रकोप होता है, तो भी हमें इसके लिए काफी इसका उपयोग हो सकता है। और एक्चुअली बाकी सारे उष्ण वगैरह द्रव्य इसमें डाले गए, बट गुलाब की पंखुड़ियां है और दूसरा इसमें इलायची है, तो दोनों ऐसे द्रव्य है जो कि इसके तीक्ष्ण उष्ण इफेक्ट को थोड़ा माइल्ड कर देते हैं। और फिर हम लोग इसको आराम से बच्चों में और सभी लोगों में इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक तो मतलब इसके मुझे कोई साइड इफेक्ट या कुछ नुकसान नहीं मिले, और काफी अच्छा है। मैंने जैसे बताया, एक पुरानी जो ग्रंथ है मणिमाला करके, उसमें इसको बताया गया है, और इस प्रकार से ये अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है, और खास करके कब्ज के लिए इसको यूज में लाया जाता है। ये माना जाता है कि आप इसका उपयोग करते हो तो जैसे कि गैस्ट्रिक जूस और बाकी सारे जूस में सुधार आती है। और ये मेडिसिन आपके ओवरऑल मल त्याग की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपयोग करती है बेस्ट तरीके से। तो इसमें आप यूज करके बताइएगा। ये ना कभी कभी जैसे हमने देखा ना कि पेशेंट में कुछ गैस बनना, रुचि, अभिपाक वगैरह भी लक्षण होते हैं, तो उनको कफ की समस्या होती है। तो कफ वाले व्यक्ति में, ब्रोंकाइटिस में, काश श्वास में भी हम इस प्रकार से भूख को बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ये बलगम को भी बलगम निकल जाता है तो पूरा प्राण व स्रोत क्लियर हो जाता है, तो वहां पे भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इस प्रकार से ओवरऑल मैंने इसके उपयोग के बारे में बताया है कि ये आप कहीं पर भी दीपन, पाचन, एज पेट दर्द, कृमि के रोगों में यूज करिएगा, बेस्ट काम। आपको एक ऑप्शन और मिल गया। पाचन के लिए कई बार सवाल होते हैं ना कि पाचन क्षमता को इंप्रूव करना है तो क्या दे, तो इसमें मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन आपको मिल गया। आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। बोलिए मैम। ये ना आप जो पेशेंट तकरार करते हैं कि पेट दर्द है, कई बार भी पेट में दर्द हो, बैक में दर्द हो, पीठ में दर्द है और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है, तो इनमें आप इसका उपयोग करके देखिएगा। गैस, कॉन्स्टिपेशन के लिए मस्त है, एकदम मस्त। 100 ग्राम का इसका पैक आता है। आ, एक प्रकार से ना आंतड़ों को साफ करता है, आंतड़ों में जो भी दुष्ट मल है, दुष्ट कफ है, दुष्ट क्लेद जमा है, उसको निकाल देती है। और फिर एक बार पेट साफ हो गया, मल निकल गया, तो मुझे लगता है कि सारी बीमारियां ये हो जाती है इसमें। बोलिए सर। और कुछ केस वगैरह हो तो बताइए। मैम ये हमने कभी यूज तो नहीं किया तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, जैसे अपन त्रिफला करते हैं या हिंगवाष्टक करते हैं, ये उनसे अलग है सर इसमें आवाज, बेसिक आवाज थोड़ी और आपकी। हाँ। आवाज। अब आ रही है मैम आवाज? मैम सुन पा हाँ रही आ है रही है सर, मेरी? आ रही है। यस यस आ रही है, बोलिए। मैम जैसे अपने त्रिफला चूर्ण यूज करते हैं या हिंगवाष्टक चूर्ण यूज करते हैं बेसिकली, अच्छा तो बिल्कुल। उनमें और इनमें बेसिकली क्या इफेक्ट रहता है पेट के लिए, जैसे चूर्ण में ये ज्यादा क्रोनिक पेशेंट में दे सकते हैं? हाँ सर। जैसे चूर्ण, जैसे हम लोग तो ज्यादा त्रिफला यूज करते हैं या हिंगवाष्टक यूज करते हैं पेट के लिए, हाँ
तो यस। इनमें मतलब क्या डिफरेंस है उसके बीच में, मतलब ज्यादा ये अच्छा रहेगा, ये ज्यादा उनसे प्रभावी है ये? अच्छा। हाँ, बिल्कुल इंटरनली। बोलिए यशोदा जी, बोलिए मैम। तीनों में डिफरेंस कैसे करेंगे बताइए, मंदाकिनी कहाँ पे क्या यूज करना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि त्रिफला कहाँ यूज करनी है हमें। हमें हिंगवाष्टक कहाँ यूज करना है? कोई बताएगा? ज्योति जी, डॉक्टर विवेक जी, बताइए बताइए। यशोदा जी, मंदाकिनी जी, बोलिए बोलिए। डॉक्टर हेलो। यशोदा बोलिए, नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। मैम हिंगवाष्टक चूर्ण जहाँ पे भूख वगैरह मंद है और गैसेस ज्यादा है, इंडाइजेशन मतलब खाने के बाद हेवीनेस लगता है ना, तब हम हिंगवाष्टक दे सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण है ना मैम, कि पेट सब पाचन वगैरह सब अच्छा है, लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है ना, तो वहां पे मतलब कब भी चाहे होगा ज्यादा, तो उसमें अनुलोमन के लिए हम त्रिफला देते हैं उसमें। अच्छा, और ये कहाँ पे यूज करेंगे जो मैंने अभी आज पढ़ाया, तरुणी कुसुमाकर? मैम वो मैंने आधा ही सुना है वो। अच्छा, ओके। और कुछ जो भी हम दीपन पाचन के द्रव्य यूज करते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लवण भास्कर कहाँ यूज करेंगे? गंधर्व हरितकी कहाँ यूज करेंगे? गंधर्व हरितकी। गंधर्व हरित की ये ज्यादा तीक्ष्ण है, त्रिफला से भी ज्यादा है। तो कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। और स्निग्ध मतलब ज्यादा ड्राइनेस नहीं आएगा वहां पे, तो एरंड का जो है ना गंधर्व का, उसकी वजह से स्निग्धता रहेगी थोड़ी बहुत उधर, ऐसे मतलब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा सीवियर रहेगा तो उसमें काम ज्यादा करेगा गंधर्व हरित की। ओके, मंदाकिनी आप बताइए कुछ। और कुछ कोई बताएगा? मुझे ऐसे लगता है कि हिंगवाष्टक चूर्ण, ये मुख्य रूप से इसमें हिंगू है। देखिए, हिंगू बहुत अच्छे से वात का शमन भी करता है। और हिंगू ये एक प्रकार से उदरशूल एब्डोमिन पेन के लिए बेस्ट काम करता है। वेदना शमन करने वाले द्रव्य हिंगवाष्टक चूर्ण में ज्यादा है। और ये मुख्य रूप से दीपन पाचन, यानी जो जो बोल रहे हैं ना कि मतलब टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि भी नहीं है, रुचि के साथ आपको पाचन क्षमता में सुधार लानी है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण यूज करें। त्रिफला चूर्ण इट इज अ माइल्ड विरेचक है। तो मतलब आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिफला है तो त्रिफला दीजिएगा। बट आपके पास, यानी मुझे ऐसे मानना है कि जहां पे रुचि इंप्रूवमेंट करनी वहां पे हिंगवाष्टक काम करेगा। केवल अनुलोमन करना है, त्रिदोषों का शमन करना है, तो त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण देने से रुचि में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप हिंगवाष्टक देते हो ना, तो रुचि में इंप्रूवमेंट होगी। त्रिफला चूर्ण से इतना ज्यादा पेन कम नहीं होगा, भले हम लोग इसको पेन वेदना शमन वात शमन के रूप में यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकल लेवल पर जाएंगे, अगर पेट दुख रहा है करके पेशेंट आता है, तो मेरे विचार से त्रिफला चूर्ण से वहां पर हिंगवाष्टक ज्यादा बेस्ट का। और मैंने आज जो बताया तरुणी कुसुमाकर, जहां बहुत सालों से पुराना कब्ज है, और कब्ज के साथ डकार बदहजमी अगर है, तो तरुणी कुसुमाकर। तो त्रिफला चूर्ण तो इन कैटेगरी से हट गया। त्रिफला ये माइल्ड सौम्य विरेचक है। जहां पे कोई बोल रहा है कि मुझे आज पेट साफ नहीं हुआ, यानी उसको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रुचि में प्रॉब्लम है, ना कोई व्याधि है, तो नॉर्मल जैसे लोग यूज करते हैं घर घर में त्रिफला चूर्ण एज अ माइल्ड विरेचक, वो त्रिफला का यूज होता है ज्यादा। और बाकी तो त्रिफला आप जैसे एक क्या बोलेंगे हम लोग, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मानिए, या जहां पर भी आप यूज करते हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये गर्भ के लिए भी काफी अच्छा है, गर्भ स्थापना के लिए भी यूज कर सकते हैं त्रिफला को। तो हिंगवाष्टक तो अरुचि, अपचन इसमें ज्यादा चलेगा। दीपन इंप्रूव करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए हिंगवाष्टक बहुत अच्छा काम करेगा। मैम बराबर त्रिफला है के क्या साथ मंदाकिनी?
मैम त्रिफला के साथ मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। एक लेडीज है, मेरे यहाँ खाने आती थी मेरे को। वो त्रिफला 20 साल से खा रही है खाली पेट, 1/4 टी स्पून। और मतलब उनको कहना है कि मेरी स्किन अच्छी रहती है, मेरे हेयर अच्छे रहते हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराया 1/4 स्पून। उनकी बेटी ने 3 दिन लगातार खाया वही 1/4 टी स्पून, और उसके बाद उसको लूज मोशन ऐसे भयंकर वाले चालू हुए कि वो बंद नहीं हो रहे थे। बंद करने के बावजूद भी नहीं। तो मैम ऐसा क्यों होता है? एक आध बार मुझे भी ऐसा हुआ है कि मैम शुरू शुरू में मैंने भी कुछ खाया था, तो 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं था, मैं बड़ी खुश हुई कि चलो अच्छा एक रसायन चल रहा है। लेकिन उससे मतलब एक हफ्ते बाद मुझे भयंकर वाले मैम लूज देखिए मोशन ना, हो त्रिफला त्रिफला सेवन के भी कुछ नियम है। जैसे अगर हिरडा चूर्ण देखेंगे ना, तो ऋतु हरितक के नाम से बताया गया है ना, तो हर बार ये ऐसा नहीं होगा। तो मतलब त्रिफला चूर्ण ये एक प्रकार से रेगुलरली उसका यूज कोई भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके खान पान में भी कुछ फर्क रहा होगा, या किसी किसी को कभी कभी सूट पर नहीं मैम करता। ये तो वो जो लेडीज जिससे मैं बात करी, वो 16 साल से डेली खाली पेट ले रही है वो 1/4 टी स्पून, और उससे कुछ नहीं हुआ। हमने उसकी देखा था कि हम लोगों ने भी चालू किया, हमें लूज मोशन हो गए। नहीं मैम, वो एक्चुअली नहीं खाना चाहिए, इससे ना विदाउट रीजन नहीं खाना चाहिए। और रसायन के रूप में सेवन करने का भी अलग ये होता है उसका। तो एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि हरितकी चूर्ण जितना अच्छा माना गया है, उतना उसके ये भी होते हैं। तो ऋतु अनुसार जिस प्रकार से बताया गया है ना, उसी प्रकार से लेना चाहिए। या फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ खान पान में निश्चित रूप से बदलाव हो गया होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया होगा। और जो आप पेशेंट की बोल रहे हैं ना, उसकी एज वगैरह क्या थी, उसने बाकी कुछ किया होगा, उसके साथ भी हुआ गया होगा, हम बोल उसकी नहीं मैम सकते ना। 35 ईयर की है, और बहुत अच्छी मतलब टीचर है वो। और उसने कहीं से उसके उसके घर में उसकी मम्मी खाती थी, मेरी दादी खाती थी, कोई एक पीढ़ी खा रही थी उसकी। ये अच्छा। नेक्स्ट पीढ़ी थी जो अर्ली मॉर्निंग पेट खाली खा रही थी। और बता रही थी कि उसकी हेयर बहुत अच्छी रहती है, उसकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। हाँ। उनका अच्छा टीचर, हाँ। तो उसको कुछ नहीं हो रहा, वो अभी भी कंटिन्यू खा रही है। उसकी बेटी ने शुरू किया खाना, उसकी बेटी को हैबिट डेवलप कराया, लेकिन वो लूज मोशन हो गया, उसको बंद कर दिया। मैम हो सकता है उनको सूट कर गया हो, हम जैसे लोगों ये को ना मुझे किए ऐसा हो। लगता है ना कि कुछ लोगों में मतलब अच्छा ही परिणाम मिल जाता है, बट कभी कभी कुछ लोगों को इसके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली ये सेफ है वैसे, मतलब बहुत कम मिलता है ऐसे सुनने को कि त्रिफला चूर्ण के साथ ये होता है, कम ही मिलता है। बट पता नहीं, कभी कभी हो सकता है, एक क्योंकि एलोपैथी एक्चुअली का ये रेचक ही है ना वैसे भी। एक माइल्ड एलोपैथी का लैक्सेटिव ही मानते हैं ना हम लोग इसको। एलोपैथी का चूर्ण आता है, एक एलोपैथी का कई लोग यूज करते हैं पेट के लिए। वो भी यही यस, काम करता, अच्छा होता है। अभिपत्तिकर भी विरेचक ही है सर। अभिपत्तिकर पित्त शमन और विरेचन दोनों के लिए यूज करते हैं, दोनों यूज है इसके। हम जो हिंगवाष्टक चूर्ण है, जो कई बार ज्यादा टिपिकल पित्त प्रकृति है, उनको नहीं देते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं देते, पित्त प्रकृति को कम यूज करना है। हिंगवाष्टक ये रुचि के लिए बहुत अच्छा है, रुचि, दीपन। और मैंने अभिपत्तिकर हेल्थ पित्त शमन करेगा। अभिपत्तिकर आज विरेचक और नित्य विरेचन के रूप में ज्यादा चलता है अभिपत्तिकर। हिंगवाष्टक चूर्ण इतना विरेचक नहीं है। हिंगवाष्टक चूर्ण ये अपचन के लिए अच्छा है, रुचि डेवलप करेगा। मैम इसका जो उपयोग है ना, हमने रोटी खाने से 10-15 मिनट पहले 1 चम्मच पानी में मिला के पिला दो, उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट है हिंगवाष्टक चूर्ण का। दीपन करता है ना सर, वो दीपन ही है ना। तो दीपन द्रव्य हम लोग खाना खाने के पहले खाते हैं, और पाचक द्रव्य खाना खाने के बाद में खाने चाहिए। और मैम हृतकी का बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी, हम लोग है ना यस। हृतकी को गुड़ में मिला के देते हैं, तो बड़ा अच्छा काम करती यस, है। गुड़ में अच्छा होता है सर, बिल्कुल। और बोलिए मैम, और कुछ किसी का केस सर, आपने उस पेशेंट में स्टार्ट किए क्या मेडिसिन? मैम बात चली है उसमें, आज जो महिला पेशेंट का जो अपन ने कल डिस्कस किया था ना, उनका फोन आया था, कहते मेरे ना थोड़ा सा मतलब जो खारिश है वो बड़ी है, हल्के हल्के जख्म लगने लग गए। तो मैंने बोला मैं पूछ के आज शाम को बताऊंगा, कहो तो मैं उनका दोबारा फोटो मंगवा लेता हूँ, पैर का खींच हम्म। के वो देंगे। वो एलोपैथी की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको रोका एक बार। मैंने कहा मैम हम्म। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बीमारी बाहर निकलनी शुरू होगी मेरे हिसाब से उनकी। अच्छा, अच्छा।
मैम एक ओके। आज के जैसे अपन बता डिस्कस है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण पे, एक मेरे पास पेशेंट है गंगानगर से, हाँ 65 साल की एज है, मेल पेशेंट है, क्रोनिक उनको कॉन्स्टिपेशन है जी, काफी कई सालों से। अब मैंने उनका अच्छा ट्रीटमेंट शुरू किया तो कुछ फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी वो दवा खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता। तो मेरे समझ में नहीं आई कि उनको हम क्या दें। दूध में 1 चम्मच घी देने की व्यवस्था शुरू की तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि हार्ट की शिकायत है। लेकिन हमें कोई शिकायत हार्ट की वैसे कोई नाड़ी में भी नहीं लगी, वैसे भी नहीं लगी। लेकिन उनके क्या है, मतलब कैलेस्ट्रॉल आता है पर नॉर्मली आता है, मयूर नाड़ी है लेकिन आंशिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस दिन उन्होंने खाया लेकिन उनका पेट फिर भी साफ नहीं होता। कई बार तो 10 बजे 11 बजे वो पेट साफ होता है, तब वो दुकान पे जा पाते हैं अपनी। वो कहते हैं भाई साहब कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहे। तो ये 10 से 15 साल पुरानी दिक्कत है जी उस मरीज को। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का है सर। बस्ती दे सकते क्या कि इसमें बस्ती करेगा क्या पेशेंट? बस्ती अच्छा रहेगा वात शमन के लिए, मैम उनको मैंने बोला क्योंकि था, इतना संघेन करा क्रॉनिक है था, तो केवल मात्रा विरेचन के मात्रा बस्ती विरेचन देते से हैं काम मैंने। नहीं। बोलिए मात्रा बोलिए। बस्ती के लिए मैंने बोला था पर उन्होंने मन बनाया नहीं जी। और कल को देते हैं तो मात्रा बस्ती किस चीज की दें उनको? तो देखिए बढ़िया ना, जी। एक्चुअली ना हम चंदन बला की भी दे सकते हैं या बला। देखिए इसमें आप समझिए बात को कि उनका पूरा जो आंतड़े है ना, उन आंतड़ों में रूखापन भरा है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से विरेचन नहीं देकर काम नहीं बनेगा, तो हमें पूरा सॉफ्ट करने में समय लगेगा। पूरे पकवाशय को, आंतड़ों को पूरा सॉफ्ट बनाना होगा। एक काम करिए ना, इनमें चंदन बला 101 कैप्सूल आती है, वो मतलब काफी स्निग्ध वाली और बल बढ़ाने वाली होती है, वो भी उनको स्टार्ट करिए। अभी बहुत सारे इसमें उपचार के तरीके हो सकते हैं। खान पान में बदलाव, एकदम सॉफ्ट खाना, ये वो सारी बातें हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली पर भी उनका मन बन गया है कि मुझे पेट साफ नहीं होता है। मैंने आज ही वो मतलब देखा और ये किया, अनुभव किया, या मतलब देखा मैंने रुग्णों को कि मल प्रवृत्ति को लेकर उनके दिमाग में जो भी होता है ना, उसी हिसाब से चलते। कुछ लोग इतने उससे मतलब इमोशनली ये हो जाते ना, उनके मन में वही बैठ जाता है कि मुझे इतना टाइम लगता है, मुझे ये साफ नहीं होता है पेट, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, वो न जाने क्या क्या इसमें चलता है। तो उनके दिमाग को थोड़ा सा हमें काउंसिल करें, आप मोटिवेट करें उनको, हम थोड़ा मानसिक रूप से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं का परिणाम पेट पर भी होता है। जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं ना, उनमें पेट साफ होता ही नहीं। तो वो भी जरा देखिए, उनका बताइए मुझे। ठीक है जी। और क्या देंगे बताइए सारे लोग। मैम बस्ती बेस्ट माता। है इसमें तो, बस्ती बेस्ट है। हाँ और बाकी मैम खाएं, डाइट में चेंजेस हो सकते हैं उनको, अगर अच्छी भूख लग रही है तो फिर फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स वगैरह ऐसे बोल सकते हैं। अगर भूख नहीं है तो फिर हल्का ही खाना बोलेंगे। दीपन पाचन कर सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा एक्सरसाइज या वॉकिंग तो जरूरी है। ठीक है जी। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है ना नरेश जी कि इसमें थोड़ा मतलब अच्छे से ही सोचकर काम करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से काम कर नहीं चलेगा। नहीं नहीं, उसमें मेरे को तो मात्रा बस्ती बेस्ट लगी जी। 60 ml की देते हैं हाँ। मात्रा बस्ती, सबसे बढ़िया रहती है। यस। चंदन बनाते हैं। मैम ये अगर हड्डी बढ़ जाती है इसमें हम लोग एरंड क्या, तेल का उपयोग किया मतलब क्या कभी आपने? एरंड तेल का अनुलोमन के लिए अरण तेल एरंड नहीं। तेल भी पीने को दे सकते हैं सर, एरंड तेल। ठीक है। 10 ml एरंड तेल। ठीक है जी। हम्म। मैंने कुछ एक पेशेंटों में दिया है मेरे, ठीक है उसका रिजल्ट है कि इन्होंने हम्म। उनको नहीं दिया, चलो मैं उनके लिए। तो उनको थोड़ा कुछ और भी बताइए, अरुचि और ये वो कुछ है क्या? या कुछ बीमारी पाइल्स है क्या? देखिए जरा, बवासीर है क्या? नहीं बवासीर नहीं है जी। थोड़ा सा क्या नहीं है। सेंसिटिव है पर्सन, और बात दिल को भी लगा लेता है, जब मैंने हिस्ट्री देखी। हाँ सर, उनको ना थोड़ा दिन में ना लाइक नहाने के पहले थोड़ा तेल अभ्यंग भी करे, वो तेल लगाने की आदत डाल दे, स्नेहन होगा अच्छे से उनको। जी मैंने और उनको एक 10 और। दिन तक अभ्यंग करवाया था जी, मैं खुद करके आया था उनके हाँ। अभ्यंग जाके। यस। और एक भी कर सकते हैं उनमें ना, गर्म पानी लाइक टब लेकर उसमें जैसे उनको मतलब पूरा बैठने को, मतलब पूरा उनका जो अधो शरीर है उसमें बैठे वो, उससे भी काफी वात का शमन होता है। और धीरे धीरे धीरे
पेट साफ होने में मदद मिलती है। डुश बोलते हैं ना हम लोग, डुश धावन के जैसे। तो वो ठीक है। गर्म पानी में पूरी अपनी शरीर को डुबाए, आधे शरीर को, और ऐसे बैठ जाए। गर्म पानी का सिकाई बोल, थोड़ा एक शॉर्ट में। इससे भी वात शमन होता है, बट वो रेगुलर करना पड़ेगा उनको, धीरे धीरे होता है। मैडम कितने दिनों तक कम से कम करना पड़ता है इसको हमें? सर 7 गर्म दिन पानी तो करके मुझे बताइए फर्क। 7 दिन से 7 दिन में मतलब कम से कम उनको 50% तो फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है। टाइमिंग की 15 से 20 मिनट बैठेंगे कि ज्यादा? ये 15 से 20 मिनट चलेगा, 15 से 20 मिनट ही चलेगा, बस है। ठीक है। यस। और किसी का कुछ मैम ऑप्शन इसमें? मैम जो शिनोई होता है ये आंतों में नुकसान नहीं करता? ये कहता है पैरास्टिलिक मूवमेंट है, अगर जख्म भी करता है, ऐसा कुछ होता है जी? जैसे कई मार्केट में पाउडर लोग। सेना के बारे में? हाँ जी, शिनाई के बारे में, शिनाई क्या बोलते हैं? हाँ सर, थोड़ा सा ना ये मतलब एक्चुअली इसके थोड़े बाकी ये भी होते हैं, अ, नुकसान भी हो सकते हैं इससे, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी होती है। हमारी एक दिल्ली में वैद्य है सोनी जी, वो हम्म चूर्ण बनाते हैं मतलब कॉन्स्टिपेशन का। मैं उनसे लेके आया था, मुझे वो चूर्ण हम्म। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ी डाली हुई थी। हाँ। और जैसे एक बार लेते हैं ना, एक बार से ही विरेचन पूरा कर देता है ये। दिन में उस दिन छुट्टी रखनी है, 2-3 दिन 3 बार में जाते हो, बिल्कुल पेट साफ कर देता है, पूरा क्लियर कर। तो मैंने उनसे अच्छा हाँ फार्मूला सर, वो मांगा, तो उन्होंने फार्मूला शुरू में तो नहीं दिया, वो कहने लगे चलो मैं दे दूंगा। मतलब मैंने विरेचन द्रव्य बहुत हम्म। यूज किया, लेकिन उनका एक अल्टीमेट रिजल्ट था जी। उसमें काफी कुछ मिला हुआ था, अच्छा मेरे हिसाब से 35-40 उसमें मेडिसिन थी उसमें। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा था जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी कहीं से लिया है, मतलब कि कई जैसे गुरु परंपरा होती है ना वैद्यों की, हम्म। उनसे आया है उनके पास जी। अच्छा अच्छा। ओके ओके। ठीक है सर, ठीक है। बताइए फिर, उनका थोड़ा कुछ और डिटेल मिलता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके। मैं लेके आऊंगा फार्मूला जी, उनसे बात करके जैसा भी होगा। यस, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सभी को। आज हमने आज तक 4 हमारे सत्र हुए, उसमें हमने देखा, कल मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ नाड़ी परीक्षा का 5 लेवल में फर्स्ट लेवल मैंने पढ़ाया था, जिसमें हमने नाड़ी के अलग अलग गुणों को पढ़ा। मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देती हूँ। हर्ष जी आपने किया इसमें कुछ? अंजलि रोटेशन नाटक। सर हम देखिए, मैं आपको मतलब और सिंपल तरीके से बताने हाँ का प्रयास करती हूँ, और ज्यादा सिंपल। आज आपने सर के नोट्स देखे, नरेश जी ने डाले थे। हाँ, वो एंड अभी अभी देखे, मैंने पढ़ नहीं पाया मैं पूरे। ठीक है, पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से अच्छे बाद से। में पढ़ूंगा उनको। यस यस, बिल्कुल। ये आपका, ये जो केस डाला है ना आपने, वो कब का डाला है? ये अभी बताए वही डाला है या कुछ अलग मैम से डाला है? ये रूटीन में कुछ समय पहले की बात का केस है जी। और मैं मरीज से हम्म मिल के आया था घर जाके, उनके माता का इलाज किया था। हम्म उनके मतलब कि जानो संधि में दर्द था, तो मैंने 3 महीने उनका थेरेपी की मैम, उनकी माता का। उनके गोडे का दर्द हम्म ठीक हो गया जी। मैंने क्या किया, अभ्यंग तो किया किया, फुल बॉडी में मरम चिकित्सा की। और जानो संधि में तिल का तेल भरता था जी मैं, कटोरी से बना के। एक दिन छोड़ के लगातार 2 महीने गए, फिर वो ठीक हो गई। मेरा मन था भी महीने पर ट्रीटमेंट उनका और भी करें, लेकिन वो कहते बेटा मैं ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने कल आपको फर्स्ट लेवल की नाड़ी के बारे में पढ़ाया था, और आगे आज हम सेकेंड लेवल को भी पढ़ेंगे और फर्स्ट लेवल को भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ताकि और अच्छे से हमें इसके बारे में पता चले। सर अभी हर्ष जी आप बताइए जरा, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, कहाँ पे मेरा आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ रहा है आपको? नहीं, एक बात समझिए। समझ तो आ रहा है जो आपने भेजा, मैंने वो भी आई वेंट थ्रू दैट, नोट्स पढ़े मैंने। पर वो प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं, या धीरे धीरे ही वो पता चल पाएगा मेरे को।
सर आपको अभी मैं इसमें रिवाइज करती हूँ। आपको कल हमने जो फर्स्ट लेवल पढ़ा था उसमें फर्स्ट पॉइंट समझा कि नाड़ी सॉफ्ट है या प्रिकिंग। अभी आप थोड़ा सा वीडियो खोलेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, सो आई कैन सी व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग। आप कैसे नाड़ी देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा इफ यू आर से कंफर्टेबल। आप मुझे बताइए, आपने 3 अंगुलियों का परीक्षण करना स्टार्ट किया, आपको जो भी लगा उसमें आपको हल्का लाइक रेगुलर नाड़ी लगी। पहले आप रेगुलर नाड़ी को समझिए, आपको पल्स फील हो रही है, आप उसको काउंट करने में सक्षम है, आपको वो 70-80 ऐसे कुछ मिला क्या वहां पर? नहीं, ऐसा कुछ वो मतलब ये डिटेल में जो आप नहीं, बता आप रहे हैं देखिए आपने 3 अंगुलियों को रखा, तो आपको इतना वहां पे फील कुछ ना होता है कुछ। कि नाड़ी चल रही है। और हाँ। वो मैं यदि काउंट करना चाहूँ तो मतलब 30 सेकंड में काउंट हम्म, कर सकते हम्म, हैं। पर ठीक वो है। मतलब उससे ज्यादा मेरे को तीनों उंगलियों में क्या अलग अलग फील आना चाहिए वो मेरे को भी कुछ उसके बारे में नहीं लगता है। लगता है बहुत सारे लोगों की पकड़ के नाड़ी बैठना पड़ेगा और धीरे धीरे फिर वो फीलिंग हाँ। आएगी उसमें, तो देखना पड़ेगा। यस। नहीं, आपको ना सिंपली देखिए, अभी आपको अपने आप में फर्क नहीं महसूस होगा। आप अपने घर के किसी सदस्य की नाड़ी देखिए शुरू में, और ओके। उसमें आप देखिए कि वो जो उसकी नाड़ी की गति है वो रेगुलर है क्या। उसमें आपने टच करने के बाद तुरंत आपको वो लगती है क्या? अगर वो तुरंत लग रही है इट मीन इट इज फुल ऑफ वॉल्यूम। ओके। नाड़ी का स्पर्श तो आप समझ सकते हैं। हाँ कौन सी जी। अंगुली के नीचे आपको नाड़ी का बल अधिक मिला? वो भी सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात है ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है। अभी नाड़ी की तीव्रता, यानी आपको जो भी जहां पर भी नाड़ी लगी उसका बल कैसे था, वो कितनी तीव्र थी, यानी थोड़ी लगी, थोड़ी ज्यादा लगी, बहुत अच्छी लगी। इसको हमने डिवाइड किया है अल्प स्पर्श, मध्य स्पर्श और बलवान स्पर्श में। गोरक्ष जी बताइए, आप सभी ने अभी हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले मुझे लगता है कि इसको क्लियर करें।